आज हम लोगों को पढ़ना है बुआ HCF, इसका इंग्लिश नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको हम लोग मसा यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो संख्या का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा गुणज हो जाता, गुणनखंड होता है, वही मसा होता है। जैसे कि आप देखें कि 12 का अगर हम लोग 12 का गुणनखंड निकाले तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। ठीक उसी प्रकार यदि 24 का निकाले तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में मिल कौन रहा है। तो मिलने के लिए तो 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है और 12 भी मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा है, जो सबसे हाईएस्ट है, वही मसा कहलाएगा। तो हाईएस्ट सबसे कौन है? हाईएस्ट जो है इसमें सबसे बड़ा कौन है? 12 है। इसलिए मसा जो होगा आता, मसा कौन होगा? मसा इसमें 12 होगा इन दोनों संख्याओं का। मसा जो निकालने का तरीका है बुआ, 2 तरीका है। मसा जो निकालने का तरीका है वो 2 तरीका से निकाला जाता है, 2 विधि से निकाला जाता है, 2 विधि से निकाला जाता है। पहला विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा विधि का नाम है भाग विधि। इन दोनों तरीका से हम लोग मसा निकाल सकते हैं। अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान ले कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड को जानने से पहले हम लोग अभाज्य संख्या के विषय में जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल एक और अपने के पहाड़ा में है, वो दूसरे पहाड़ा में नहीं आता है। जैसे कौन कौन हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ठीक उसी प्रकार से आगे बहुत सारा हो सकता है। और इस अभाज्य गुणनखंड में एक केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे कि कोई आपको कह दे, अब सवाल है कि 140 का अगर कोई कहे 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकाले, कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जैसे इसका उत्तर देंगे बुआ तो 140 को इस प्रकार घेरेंगे और इसमें पहले 1 से नहीं लगाते हैं, 1 से तो लगेगा ही नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो 2 से शुरू करेंगे, तो 2 से लगाएंगे 70 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 35 होगा, 5 से लगाएंगे 7 होगा। यहां देखेंगे कि 2 2 बार आया, 5 1 बार आया और 7 1 बार आया। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसमें एक और सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताए। तो 2 जितना बार आया उतना बार उसका जवाब दे देंगे। पूछेगा कि 5 का घात बताए, तो 5 1 बार आया तो 1 घात हो जाएगा। 7 का घात बताए तो 1 बार आया तो 1 घात हो जाएगा। पूछेगा इसमें 4 का 7 9 का घात बताए या 3 का घात बताए, जो इसमें है नहीं। तो जो नहीं है अगर उसका घात पूछ देता है तो उसका घात हम लोग 0 जवाब देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 1 के बराबर होता है। अब हम लोगों को सवाल तो हमको मसा निकालना पड़ना था, हम लोगों को मसा निकालना पड़ना था दोनों विधि से। जैसे कि अब कोई कह दे, अब कोई सवाल कह दे बुआ कि 12 और 18 का HCF निकाले। अब यहां विधि तो क्लियर नहीं है, अब यहां विधि नहीं कह रहा है कि किस विधि से निकालना है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग दोनों विधि से सीखेंगे। हम लोग दोनों विधि से सीखेंगे। जैसे इसका जवाब लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने चलते हैं।
अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने चलते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड 12 का भी करेंगे और 18 का भी करेंगे। 2 से लगाएंगे 6 होगा, 2 से लगाएंगे 3 होगा, 2 से लगाएंगे 9 होगा, 3 से लगाएंगे 3 होगा। यहाँ 12 के सामने लिखेंगे क्या क्या आया, तो 2 गुना 3 आया। 18 के सामने लिखेंगे क्या क्या आया, तो 2 गुना 3 आया। दोनों में मिला कौन, तो एक सेट 2 का मिला और दूसरा 3 का मिला। अतः लिखेंगे बुआ मसा बराबर जो मिला है उसी को गुना करेंगे, तो 2 और 3, 2 3 गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, और यही आपका जवाब होगा। अगर इसी सवाल को भाग विधि से बनाएंगे तो भाग विधि से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अब उसको देखिए। भाग विधि से अगर बनाना है इसी सवाल को, ये विधि एक था और ये विधि दूसरा है जिसका नाम है भाग विधि। तो जैसे भाग विधि में बनाने जाएंगे तो पहले देखेंगे कि 12 और 18 में बड़ा कौन है। 12 और 18 में बड़ा कौन है, जैसे कि हमको मसा निकालना है बुआ 12 और 18 का भाग विधि से। इसमें हम देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में दिखा हमको कि बड़ा जो है 18 है, तो हम लोग इसमें 12 से भाग देते हैं 18 में। एक मर्तबे लगेगा 12, बचेगा 6। अब इस 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12। अब किससे भाग दिए तो कटा है, तो 6 से भाग दिए तो कटा है, अतः इसलिए मेरा मसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मसा कितना हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। इसमें हम लोग देखे क्या कि हम लोगों को मसा निकालना था, तो हम लोग मसा निकालने का 2 विधि पढ़े, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य संख्या जानना जरूरी था। अभाज्य संख्या को जाने कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो किसी पहाड़ा में नहीं आए, एक और अपने के अलावा, वह खुद और एक के पहाड़ा में आए, और एक और स्वयं के पहाड़ा में आए, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 ... बहुत सारा हो सकता है। हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड भी निकाले। उसके बाद हम लोग 12 और 18 का एचसीएफ निकालने गए। 12 और 18 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले, तो 12 का अलग गुणनखंड किए, 18 का अलग गुणनखंड किए, दोनों में जो मिला उसको गुणा किए, वही मेरा मसा हुआ। भाग विधि में क्या हुआ कि पहले बड़ा और छोटा पहचाने कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 12 और 18 में हमको मालूम हुआ कि 18 बड़ा है, यानी 18 में 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 से हम 18 में भाग दिए, 6 शेष बचा। अब इस जो शेष होता है उससे भाजक में फिर भाग देते हैं, जितना शेष बचता जाता है भाजक में फिर भाग देते जाते हैं। भाग दिया और यहां भी मसा आया मेरा 6। अब एक और सवाल हम समझते हैं दूसरा। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि 8, 12 और 32 का एचसीएफ निकाले। दोनों विधि से हम ट्राई करेंगे। तो इधर लिखेंगे बुआ, जैसे इसका जवाब लिखना है तो यहां लिखेंगे एक साइड अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरे साइड लिखेंगे भाग विधि। गुणनखंड विधि जब बनाने जाएंगे बुआ तो तीनों का गुणनखंड करेंगे, 8 का, 12 का, 32 का। 8 का करेंगे 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। 12 का करेंगे 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3। 32 का करेंगे 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2। यहां लिखेंगे कि 8 बराबर 2 गुना 2, फिर लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 3, फिर लिखेंगे 32 बराबर 2 गुना 2। अब देखेंगे मिला कौन, मिला एक सेट यह मिला, एक सेट यह मिला। लिखेंगे अतः मसा बराबर 2 गुना 2, 4 आया।
भाग विधि से बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कि 8, 12, 32। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है? तो 8 से बड़ा है 12, 12 से बड़ा है 32, यानी 8 से पहले भाग देना होगा 12 में। तो 8 इकाई 8, घटाते हैं, यहाँ घटाएंगे बचेगा 4, इस 4 से भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8, घटाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। अब जिससे ये कटता है, जिससे यह कटता है उसी से उसके आगे वाले में भाग देते हैं, यानी इसी 4 से भाग देना होगा हमको 32 में। 4 8 32, यहाँ कट गया। और जिससे कटा, अंतिम जिससे ही कटा, अतः मसा जो है हमारा वही होगा। किससे कटा है? किससे भाग दिए तो कटा है, जिससे भाग देते हैं कटता है वही होता है। तो यहाँ मसा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई अगला सवाल पूछ दे आपसे, अगला सवाल पूछ दे कि 100, 200 और 400 का मसा निकाले, मसा निकाले। 100, 200, 400 का मसा निकाले। अब जैसे इसका जवाब लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग 100 का गुणनखंड करेंगे। 100 का अगर गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, तो 100 का पहले गुणनखंड करेंगे, फिर 200 का करेंगे, फिर 400 का करेंगे, फिर 400 का करेंगे। तो 100 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना होगा बाबू? 50। फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो 100, फिर करेंगे तो 50, फिर लगाएंगे 2 से तो 25, फिर लगाएंगे 5 से तो 5। 2 से लगाएंगे बुआ 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5। यहां लिखेंगे 100 बराबर, 100 में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, फिर 200 बराबर, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, फिर 400 बराबर, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब इसमें देखेंगे कि मिल कौन रहा है, तो एक सेट तो ई मिला, एक सेट ई मिला, और एक सेट जो है ई मेरा मिला, और एक सेट ई मिला। अब कोई बच्चा के दिमाग में आएगा कि सर सामने सामने ही मिलेगा का? तो नहीं, कहीं भी मिला सकते हैं, तीनों लाइन तीनों में होना चाहिए। ऐसे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी है तो कोई दिक्कत, और सामने भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों को मिलाएंगे, उसके बाद अब लिखेंगे मसा बराबर, अब मिला उसी को गुना करना है, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, यही आपका मसा आया। अगर इसी सवाल को भाग विधि से हम लोग बनाते तो इसमें देखते कि सबसे छोटा 100 है, तो 100 से भाग देते 200 में, 100 से भाग देते पहले 200 में, 100 से कट जाता, फिर उसी 100 से भाग देते, इसी 100 से भाग देते 400 में, 400 भी कट जाता, और वहां भी भाग विधि से मसा क्या आता? हमारा 100 आता। अब सवाल है कि अब दशमलव में मसा निकालना हो, दशमलव वाले कुछ संख्या का तो कैसे निकालेंगे, अब उसको देखते हैं। अब हम लोगों को निकालना सब हुआ कि दशमलव वाले संख्या का मसा कैसे निकलेगा। तो दशमलव वाले संख्या का मसा निकालने के लिए आपको लसा आना आवश्यक है। जब तक लसा नहीं आएगा तब तक दशमलव वाले संख्या का मसा निकालना संभव नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग पहले लसा का जिक्र करेंगे, उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें दशमलव वाले संख्या का लसा और मसा का जिक्र किया जाएगा। यह वीडियो इतना यहीं पर समाप्त होता है।